तो आइए बात करते हैं। आप देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पहले पढ़े थे अमीनो अम्लों के प्रकार के बारे में कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि तो अमीनो अम्लों के जो प्रकार है, प्रकार में से प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन यहाँ पर आज जो हम हेडिंग पढ़ाएंगे अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये जो इतनी भी हेडिंग आज पढ़ाएंगे वो दोनों हेडिंग परीक्षा में कई बार आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें कई बार आपको ये प्रश्न पूछे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले पर चर्चा करते हैं। पहला आपका प्रश्न क्या आता है कि अमीनो अम्लों के डी तथा एल विन्यास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न कैसे आता है कि अमीनो अम्लों के डी तथा एल विन्यास से आप क्या समझते हैं। ये देखने में कठिन लगता है लेकिन बिल्कुल भी आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो डी विन्यास और एल विन्यास की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर डी विन्यास को हम लिख सकते हैं डी अमीनो अम्ल लिख सकते हैं हम लोग, डी अमीनो अम्ल भी लिख सकते हैं या फिर डी विन्यास भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर एल की बात करें तो यहाँ पर एल विन्यास भी लिख सकते हैं और एल अमीनो अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं अमीनो अम्लों का डी और एल विन्यास। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी अर्थात दक्षिणावर्त। क्या होता है? दक्षिणावर्त। और एल विन्यास का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, इसका मतलब वामावर्त, यानी कि दायां और बायां। डी से दायां हो जाएगा और एल से बायां हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे बताएंगे आप लोग, यानी कि जब अमीनो समूह कार्बन के, और देखिए डी मतलब क्या आता है? दक्षिणावर्त, यानी कि दाएं तरफ। तो जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं ओर होगा, किधर होगा? दाईं ओर, तथा जो H होगा बाईं ओर। ठीक है, तो जब अमीनो अम्लों का हम विन्यासित करेंगे तो उस विन्यास में जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ होता है, और है ना, दाईं तरफ होता है, दाईं ओर चाहे दाईं तरफ लिख सकते हैं यहाँ पर, दाईं तरफ लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बाईं तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ रहेगा और H बाईं तरफ रहेगा तो वहां पर डी अमीनो अम्ल वो कहलाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जब अमीनो समूह कार्बन के बाईं तरफ तथा H दाईं तरफ। ठीक है, तो जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ और हाइड्रोजन बाईं तरफ होगा तो वो डी अमीनो अम्ल कहलाएगा, अर्थात वो अमीनो अम्ल का डी विन्यास कहलाएगा। और यदि अमीनो समूह कार्बन के बाईं तरफ तथा हाइड्रोजन समूह दाईं तरफ पाया जाएगा तो वो एल अमीनो अम्ल या फिर एल विन्यास अमीनो अम्ल कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर दोनों का एग्जाम्पल एक साथ लिखवा लेते हैं, डी और एल का। तो पहले हम लिखते हैं एल विन्यास का एग्जाम्पल, पहले हम लिखते हैं एल का एग्जाम्पल या डी का। पहले डी पढ़ाए तो पहले डी का लिखते हैं हम लोग, डी विन्यास का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, फिर लेंगे एल विन्यास का। यहाँ पर डी एमिनो एसिड लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेते हैं सेरीन का। सेरीन जो है एक प्रकार का एक अमीनो अम्ल है, और यहाँ पर एल सेरीन लेते हैं, डी सेरीन और एल सेरीन। तो हमने देखिए यहाँ पर ऐसे हम लोग बना लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल, बहुत ही आसान होगा, बस हमको सेट क्या करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डी अमीनो अम्ल में हमने क्या बताना है, डी बनाना है। तो डी अमीनो अम्ल में हमने क्या बताया कि जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ, ये आपका कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है, ये कार्बन समूह, ये कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है। ठीक है, ये सभी ये कार्बन है। तो जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ होगा, ये कार्बन है हमारा, दायां किधर है, इस साइड,
ठीक है, दायां किधर है, इस साइड। तो अमीनो समूह लगा लेते हैं यहाँ पर NH2, दाएं तरफ हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, COOH। अभी देखिए हमने क्या बताया आपको बताया था, पहले पढ़ाया था कि जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह दोनों पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे अमीनो अम्ल। ठीक है, तो हमने फिर आपको यहाँ पर बताया इस वाले में, डी वाले में, कि जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ, ये कार्बन है, इसके दाईं तरफ अमीनो समूह हो गया, और बाईं तरफ क्या रहेगा, H, तो बाईं तरफ हम कर लेते हैं यहाँ पर H। ठीक है, समझ में आ रहा है, बाईं तरफ हम क्या कर लेते हैं, H कर लेते हैं, और यहां पर कर लेते हैं CH2OH। ठीक है, ये सूत्र होता है सेरीन का। तो आप देखिए यहां पर क्या रहा, देखिए आपको याद करना पड़ेगा। ये हमने आपको बताया डी विन्यास में, बताया हमने आपको कि जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ, तो अमीनो समूह ने क्या कर दिया, कार्बन ये हमारा है, कार्बन के दाईं तरफ हो गया, ये बायां हो गया और ये दायां। तो जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ होगा और हाइड्रोजन बाईं तरफ होगा तो हो जाएगा हमारा डी सेरीन। सॉरी, यहां पर डी कर लेते हैं हम लोग, यहां पर डी कर लेते हैं, हमने गलती बता दिया यहाँ पे, पहले एल्बर यहाँ पे डी। ठीक है, डी सेरीन। तो जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ, तो कार्बन के दाईं तरफ हो गया अमीनो समूह और बाईं तरफ H हो गया। देखिए इसमें होता क्या है, जब इसको बनाते हैं तो H चलाता है इसके पास, तो हो जाता है H3। ठीक है, तो यहाँ पर H कितना, 2 था, तो हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, और यहाँ से चला आया तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आवेश, और यहाँ पर हो जाता है प्लस आवेश। ठीक है, तो अब देखिए फिर से देख लेते हैं हम लोग, जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ होगा और हाइड्रोजन बाईं तरफ होगा तो कहलाएगा डी अमीनो अम्ल। और एल अमीनो अम्ल कैसे पकाएंगे हम लोग, कि जब अमीनो समूह कार्बन के बाईं तरफ, तो ये बायां समूह बायां हो गया, तो कर लेते हैं बाईं तरफ, यानी कि NH3 प्लस कर लेते हैं, और दाईं तरफ क्या हो जाएगा, H, और यहाँ पर COO माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पर CH2OH। आपको ध्यान क्या देना है, बस अमीनो समूह पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको फिर से बता रहे हैं एक बार कि जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ होगा, जब अमीनो समूह कार्बन के दाईं तरफ होगा और हाइड्रोजन बाईं तरफ होगा तो कहलाएगा डी अमीनो अम्ल, अर्थात उस अमीनो अम्ल का डी विन्यास कहलाएगा। और जब अमीनो अम्ल यानी कि जब अमीनो समूह कार्बन के बाईं तरफ, कार्बन के बाईं तरफ पाया जाएगा अमीनो समूह जब कार्बन के बाईं तरफ और हाइड्रोजन दाईं तरफ पाया जाएगा तो हमारा हो जाएगा एल अमीनो अम्ल या फिर एल विन्यास अमीनो अम्ल। ठीक है, और कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको याद रखना है, तो डी मतलब दायां याद रखिएगा, दूसरा अपन यहाँ पे याद रहेगा, डी मतलब क्या जाएगा, दायां। ठीक है, दाईं तरफ, तो अमीनो समूह किधर रहेगा, दाईं तरफ, तो क्या हो जाएगा, डी विन्यास। जैसे यहाँ पर अमीनो समूह क्या है, दाईं तरफ है, तो ये डी विन्यास हो गया। दूसरा क्या जाएगा, उसका बाईं तरफ है ना, एक दायां होता है एक बायां होता है, दो ही होता है, और दो ही यहाँ पर भी है, तो अगर एक को याद रखेंगे दूसरा अपने आप याद रहेगा। ठीक है, देखिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये भी कई बार प्रश्नों में पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, द्विध्रुव आयन, द्विध्रुव आयन, द्विध्रुव आयन के नाम से पूछता है, या फिर परीक्षा में पूछता है ज्विटर आयन के नाम से, ज्विटर आयन के नाम से पूछता है। तो आपको द्विध्रुव आयन के नाम से पूछ सकता है, या फिर ज्विटर आयन के नाम से पूछ सकता है, या फिर आंतरिक लवण के नाम से पूछ सकता है, आंतरिक लवण के नाम से पूछ सकता है। तो परीक्षा में तीनों में से कोई एक हेडिंग आ सकता है आपको, लेकिन अधिकतम किस में आया है, ज्विटर आयन के रूप में परीक्षा में अधिक बार आया हुआ है। तो पूछे आपसे कि द्विध्रुव आयन से आप क्या समझते हैं, या ज्विटर आयन से आप क्या समझते हैं, या आंतरिक लवण से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा तीनों क्या होगी, सेम होगी। तो ये पहले इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्लों में COOH समूह, यानी क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह। जब बड़ा करना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है,
तो अमीनो अम्लों में COOH समूह एक प्रोटॉन त्याग सकता है मतलब दे सकता है, जबकि NH2 समूह, NH2 माने क्या, अमीनो समूह, जबकि अमीनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार एक द्विध्रुव आयन का निर्माण होता है, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल में मुख्य दो ही ग्रुप होते हैं, एक होता है COOH यानी कि अम्लीय ग्रुप, और ये होता है क्षारीय ग्रुप, अमीनो समूह। ठीक है, तो अमीनो अम्ल में जो COOH समूह होता है यह एक प्रोटॉन दे सकता है, बाहर निकाल सकता है, जबकि जो अमीनो समूह होता है एक प्रोटॉन ले सकता है। और जब ये प्रोटॉन देगा और ये ले लेगा तो उस अवस्था में एक दो ध्रुव माने कि दो तरफ का आयन प्राप्त होगा, उसी आयन को हम बोलते हैं द्विध्रुव आयन या फिर ज्विटर आयन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल के थ्रू RCH और यहाँ पर देखिए NH2। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर बताया, देखिए जो COOH है इसको हम लोग तोड़कर भी लिख सकते हैं। COOH को तोड़कर लिख सकते हैं कैसे? आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसमें से एक O निकाल दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, एक 1 लगा दिए, और जो दूसरा O निकाले उसको यहाँ पर कर दिए। तो ऐसे ही परीक्षा में लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पूरा क्या है, COOH है। ठीक है ना, COOH। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल में जो COOH समूह है वो एक प्रोटॉन त्याग सकता है। प्रोटॉन यहाँ पर किसको कहा जा रहा है, H+ आयन को। प्रोटॉन किसको कहा जा रहा है, H+ आयन को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर H+ आयन को। तो अमीनो अम्लों में जो कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह जो होता है एक प्रोटॉन दे सकता है, और ये एक प्रोटॉन क्या कर सकता है, ले सकता है। आइए देखते हैं, जब देगा लेगा तो क्या बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर R है और यहाँ पर क्या है, CH, और यहाँ पर क्या है, C=O। अब देखिए जब H चला गया इसके पास से तो क्या बचा, खाली O बचा, और क्या हो जाएगा माइनस में, और नीचे क्या था, NH2 था। जब यहाँ से एक ले लिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर NH2 है, और जब एक H यहाँ से आ जाएगा तो कितना H हो जाएगा जुड़कर, 3 हो जाएगा, NH3। और कैसा आयन आ रहा है, प्लस आयन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए फिर से बता रहे हैं आपको कि अमीनो अम्लों में जो COOH समूह होता है वह एक प्रोटॉन यानी कि एक H+ दे सकता है, जबकि जो अमीनो समूह होता है एक प्रोटॉन ले सकता है। अब देखिए जब ये दे देगा, H+ दे देगा तो क्या बचेगा, COO। तो यहाँ पर हमने क्या COO रख दिया, जब यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, और जो H+ ये ले लेगा अमीनो समूह, तो इस पर 2 H थे, एक ले लिया तो कितना होगा, H3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 ध्रुव आयन हो गए, एक माइनस आयन और ये प्लस आयन, दोनों क्या है, अलग अलग ध्रुव में, एक दूसरी तरफ है एक दूसरी तरफ है। ठीक है, तो दो अलग अलग ध्रुव में आयनित हो गए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुव आयन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। और ये हमारा क्या था, अमीनो अम्ल था। ये हमारा क्या था, अमीनो अम्ल था। ठीक है, तो अमीनो अम्लों में COOH समूह जो होता है एक प्रोटॉन दे सकता है, जबकि अमीनो समूह एक प्रोटॉन ले सकता है, और इस प्रकार एक दो ध्रुवीय आयन का निर्माण होता है, यानी कि एक तरफ दूसरे, एक आयन एक तरफ, एक आयन एक तरफ। ठीक है, तो दो ध्रुवीय आयन का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आया। ये पूछता है परीक्षा में, 2 नंबर में आता है, 2 नंबर आपको स्पष्ट मिल जाएंगे, ध्यान तो पूर्वक अगर आप। ठीक है, द्विध्रुव आयन हो गया। एक और हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, ये नई हेडिंग है। पूछता है कि समविभव बिंदु क्या होता है। समविभव बिंदु क्या होता है, तो ये देखिए, समविभव बिंदु प्रोटीन से पूछ सकता है, अमीनो अम्ल से भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि प्रोटीन का समविभव बिंदु क्या होगा, तभी आप परिभाषा यही लिखेंगे। बस क्या करेंगे कि अमीनो अम्ल की जगह क्या कर देंगे, प्रोटीन वर्ड का उपयोग कर देंगे। और जब आपसे पूछे कि अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु क्या होता है, तो जब प्रोटीन की जगह क्या कर देंगे, अमीनो अम्ल। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, इसमें आप बताएंगे वह पीएच आप लोग जानते हैं, पीएच मान, ठीक है। वह पीएच जिस पर अमीनो अम्लों या हम कर सकते हैं प्रोटीन। अगर प्रोटीन का पूछेगा, आपसे प्रोटीन का समविभव बिंदु, तो आप प्रोटीन वर्ड का उपयोग कर लेंगे। और पूछेगा कि अमीनो अम्लों का समविभव बिंदु, तो यहाँ से अमीनो अम्ल का वर्ड का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो वह पीएच जिस पर अमीनो अम्लों या प्रोटीन पर धन तथा ऋण आवेशों की संख्या बराबर होती है उसका समविभव बिंदु कहलाता है, ठीक है। यानी कि वह पीएच जिस पर प्रोटीन में उपस्थित धन और ऋण की संख्या बराबर हो जाए, या फिर वह पीएच जिस पर अमीनो अम्ल में उपस्थित धन और ऋण की संख्या बराबर हो जाए, तो उस पीएच को क्या बोलेंगे, उसका समविभव बिंदु कहेंगे। क्योंकि सम माने समान होता है, विभव यानी कि बिंदु मतलब यहाँ पर पीएच मान आ रहा है, ठीक ना। बिंदु का मतलब पीएच मान से संबंधित, और यहाँ विभव मतलब धन और ऋण से संबंधित, और यहाँ पर सम क्या होता है, समान, ठीक है। तो वह पीएच मान जिस पर प्रोटीन में उपस्थित धन और ऋण की संख्या समान हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। बस वर्ड को अगर आप तोड़ सकते हैं, वर्ड को तोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा। सम का मतलब समान, विभव का मतलब यहाँ पे प्लस माइनस से समझ जाएंगे, है ना, समझ लेंगे आप लोग परिभाषा याद रखने के लिए। तो विभव मतलब प्लस माइनस से, और यहाँ पर बिंदु मतलब पीएच मान, ठीक है। तो बिंदु मतलब पीएच मान लिए, विभव मतलब प्लस माइनस, और सम मतलब समान। तो वह पीएच मान, चाहे वह पीएच जिस पर प्रोटीन या अमीनो अम्ल में धन और ऋण की संख्या समान होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। आज अमीनो अम्ल आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन या विटामिन के बारे में, ठीक है।